हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि हम अपने चैप्टर में अभी तक पढ़ चुके हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से होती है, उनको किस तरीके से चुना जाता है। अगर अब न्यायाधीश को हटाना है तो हमें क्या करना होता है, न्यायाधीश को पद से किस तरह हटाया जाता है, हम अब तक ये देख चुके हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना किस तरीके की है। देखिए, भारतीय संविधान में तो जो न्यायपालिका की संरचना है वो एकीकृत के रूप में उसे अपनाई गई है। जैसे कि और जो विश्व के जो और संघीय देश हैं उन्होंने एकीकृत को ना अपनाकर दूसरे अपनाई है। हमने क्या अपनाई? एकीकृत अपनाई है, जिसमें हमारा क्या है, पिरामिड दिया, एक तरह का पिरामिड है। जैसे जो हमारा न्यायालय है पिरामिड की शेप का है। जैसे सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला अदालत, फिर अधीनस्थ। तो इस तरह से क्या है कि पिरामिड की शेप में हमें ये बना के दिया गया है। अब देखते हैं न्यायपालिका की संरचना में पहला हमारा है सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करता है उसको बाकी के जो उसके तीन जो नीचे हैं उनको भी मान्य होंगे। कि एक तरह का जो सर्वोच्च न्यायालय है एक तरह का उसका वो कानून बन जाता है कि अगर वो किसी के लिए फैसला सुना देता है तो वो क्या है, एक तरह का कानून बन गया है। ठीक है, क्योंकि वो सबको मानना है तो मानना ही पड़ेगा। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर कर सकता है, उनको दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। मान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वहाँ के लोग न्यायाधीश का ट्रांसफर करके उसको बिहार के जो पटना के हाई कोर्ट में उसे भेज सकता है। तो इस तरह से उसका ट्रांसफर कर सकता है। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कोई मुकदमा उच्च न्यायालय में आया है और उसे लगता है कि वो उच्च न्यायालय के लायक नहीं है या उच्च न्यायालय में उसका अच्छे से न्याय नहीं हो पाएगा या फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, उसे मंगवा सकता है उस मुकदमे को और अपने यहाँ फैसला देगा फिर वो। ठीक है, ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो कि अगर मान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है उसमें सही से बात नहीं हो रही है या सही से कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से जैसे पटना का जो हाई कोर्ट है उसमें भेज सकता है, वो ऐसे चेंजेस कर सकता है। तो ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसा के काम है ये। तो अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय के क्या क्या है। अब है हमारा उच्च न्यायालय। देखिए उच्च न्यायालय क्या कहता है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। अगर उच्च न्यायालय चाहे तो निचली अदालत मतलब जो उससे नीचे की जो अदालत है उनकी भी अपील सुन सकता है। मतलब कि जैसे जो जिला अदालत है उसमें किसी के व्यक्ति के प्रति कोई फैसला सुनाया गया, अब उस व्यक्ति को लग रहा है कि उसके लिए जो न्याय किया गया वो सही ढंग से नहीं किया गया है, तो जिला अदालत से क्या है, वो व्यक्ति अपील लगा सकता है उच्च न्यायालय में। कि उच्च एक तरह से कह सकता है कि वो फिर से उस पर थोड़ी सी सुनवाई करे, थोड़ी सी कार्रवाई करे कि तब उसके बाद फिर से फैसला सुनाए। तो क्या है, जिला अदालत का जो मुकदमा है वो उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, उसके लिए व्यक्ति अपील कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अब आपने पीछे जब हमने मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, रिट जारी कर सकता है। रिट की कितनी तरह की होती है? 5 तरीके की। उसमें आपको सब कुछ बताया गया था कि कौन सी रिट किस तरह से करी जाती है। तो क्या है, वो रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। इसी तरह से उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के पास भी अधिकार है कि अगर आपकी कोई जो है मौलिक अधिकार आपसे छीने गए हैं या आप उसका उल्लंघन किया गया है, उसके विरोध में जाके कुछ काम किया गया है, तो क्या उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। उच्च न्यायालय क्या करेगा, राज्यों के जो मुकदमे हैं जो भी हैं वो निपटारा करेगा। मान लीजिए राजस्थान में किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी वाद विवाद हो गया है राजस्थान में, तो क्या है, तो जो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय होगा, जो हाई कोर्ट होगा, वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी, वहाँ पर वो मुकदमा चलेगा। ठीक है, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है वो क्या कर सकता है, अधीनस्थ अदालत पर अपना नियंत्रण बना सकता है, उन पर अपना पर्यवेक्षण कर सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, अब जैसे अधीनस्थ न्यायालय अदालत का जो मुकदमा है वो सर्वोच्च न्यायालय मंगा सकता है अगर वो चाहे तो। ऐसे ही उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय से मंगवा सकता है, और इसी तरह से उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, जिला अदालत का मुकदमा अपने यहाँ मंगवा सकता है अगर वो चाहे तो। इस तरह से ये आपका उच्च न्यायालय है। अब हम देखेंगे कि जिला न्यायालय क्या कहता है, जिला अदालत ये क्या कहता है। अब है आपका जिला अदालत और अधीनस्थ अदालत। देखिए इसमें जिला अदालत क्या कहता है, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। जिले में क्या है, जो भी कोई भी मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई कौन करता है, जिला अदालत करता है।
निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अगर अधीनस्थ अदालत के में कोई फैसला हुआ, कुछ भी बात हुई है, तो वो क्या अपनी अपील जो है जिला अदालत में भेज सकता है, जिला अदालत में लगा सकता है वहाँ पे, और उसकी सुनवाई जिला अदालत करेगा। ठीक है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देना। अगर कोई गंभीर अपराध हो गया है, किसी का अपहरण कर दिया है किसी ने, तो क्या है, जिला अदालत उसका फैसला करेगा। अब है आपका अधीनस्थ अदालत। अधीनस्थ अदालत में सिर्फ यही चीज़ है कि फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार होता है। किसी का मतलब कोई फौजदारी के पे या दीवानी पे, इस पे क्या है, इस तरह के मुकदमों पर वो विचार करता है, बातचीत करता है। ठीक है। तो ये था आपका न्यायपालिका की संरचना। अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार क्या क्या है, किस तरीके से है। क्योंकि अब देखिए, जो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। अब जो ताकतवर व्यक्ति है, अब उसको भी किसी न किसी सीमा में तो रखना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि उसको बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए कि तुम्हें जो करना है वो करो। तो इसमें भी क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी कुछ जो है संविधान में जो उसकी सीमा लगाई गई है, संविधान में जो है उसको कार्य और जो उसके उत्तरदायित्व है वो संविधान में बताए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या क्या है। 4 तरह के जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा रिट संबंधी, तीसरा अपीली क्षेत्राधिकार और चौथा है सलाहकारी। अब पहला देखते हैं कि पहला क्षेत्राधिकार क्या क्या है। पहला है हमारा मौलिक क्षेत्राधिकार, जिसमें संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर निपटारा किया जाता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी राज्यों के बीच में किसी भी बात को लेकर कोई वाद विवाद हो गया है, जैसे राज्यों की सीमाओं को लेकर वाद विवाद हो जाता है राज्यों में कि ये हमारी सीमा यहाँ लगती है तो हमारा यहाँ तक हमारा हिस्सा रहेगा, इस राज्य का हिस्सा रहेगा। तो ये क्या, अगर कोई जैसे दोनों राज्यों के बीच में सीमा विवाद हो रहा है तो उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। ठीक है, उसके मौलिक क्षेत्राधिकार में की जाएगी। अगर मान लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश की कोई नदी जो है बिहार की तरफ जा रही है, उसका पानी बिहार की तरफ जा रहा है, और अगर योगी जी कह दें कि हम नहीं भेजते अपना नदी का पानी बिहार में, हम रुकवा देंगे, तो क्या एक तरह से ये बिहार में पानी रुक रहा है तो वहाँ जा नहीं पा रहा। तो एक तरह से क्या है, ये दो राज्यों के बीच का वाद विवाद है, दो राज्यों के बीच की लड़ाई हो गई एक तरह से। तो ये कहाँ सॉल्व करी जाएगी, कहाँ पे इसकी सुनवाई होगी, कहाँ पे ये मुकदमा चलेगा, ये चलेगा सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें अलग नीचे की अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, नीचे के न्यायालयों में जाने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ सुनवाई होगी, उसकी सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। दूसरा है आपका रिट संबंधी, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेक्षण लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है। देखिए, जैसे कि हमने मौलिक अधिकार के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे अधिकार कोई हमसे छीनता है तो क्या कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी, विशेष रूप से उसकी रिट जारी कर सकता है। तो ये क्या, रिट कितनी तरह की बताई थी मैंने, 5 तरह की रिट होती है। जिसमें पहले से मान लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना, या कोई वो अपराधी हो या फिर कोई भी व्यक्ति मतलब जिसको कोर्ट में सुनवाई के लिए करा गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का अपहरण हो गया है। अब अपहरण हो गया तो आप पुलिस के चक्कर काटेंगे, पुलिस को कहेंगे कि करे। अब पुलिस एकदम से ऐसे तो करती नहीं है, वो भी थोड़ी ढील ढाल कर काम करती है। तो अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपको इसका ज्ञान है, इसकी समझ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप जैसे किसी व्यक्ति का अपहरण हो गया तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ पे रिट जारी करवा सकते हैं। अब उस रिट जारी करने का मतलब ये नहीं कि किसी अपराधी को ही 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। तो उसमें क्या होगा, अगर जब सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर देगी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है, तो उसमें क्या होगा, पुलिस जो है अपनी पूरी कोशिश, अपना पूरा जोर लगा देगी उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि एक बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर आपको समझ होगी उस चीज़ की, तो आप इसके ज़रिए आप उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको क्या होगा, पुलिस के यहाँ आसपास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पुलिस को पैसे खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या है इसके ज़रिए ये कर सकते हैं, अगर आपको इसका समझ है, तो इसकी अच्छे से आपको पता है। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड देखेंगे हम, अपीली क्षेत्राधिकार क्या कहता है। अब है हमारा अपीली क्षेत्राधिकार। देखिए क्या कहता है, दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करना। अब मान लीजिए कि जैसे कि उच्च न्यायालय में कोई भी फैसला सुनाया गया किसी भी अपराध के ऊपर,
तो उसको क्या लगा कि अगर वो फैसला उसको ठीक नहीं लगा तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके उच्च न्यायालय के विरुद्ध जाके वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील लगा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, वो अपील लगा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, उच्च न्यायालय को क्या करना पड़ता है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अगर वो प्रमाण पत्र देगा सुप्रीम कोर्ट को कि और उसको इसमें बताएगा कि जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट के लायक है, क्या है, लायक है, या फिर कोई संवैधानिक का ऐसा कोई ऐसा पॉइंट आ गया है जो संविधान में सही से उल्लेख नहीं किया गया है, तो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर वो उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे देता है तो। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको या तो जो न्याय किया है उसको या तो बदल दे उसमें, ठीक है, या फिर उसको बरकरार रखे, उसकी मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की। या तो जो आपका उच्च न्यायालय है उसने जो फैसला सुनाया वही सुप्रीम कोर्ट उसी को बना के रखे, या तो उसको बदल दे, वो दो ही काम कर सकता है। तो ये क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो होती है वो अपनी देखता है कि इसमें जो कुछ बदलने वाली बात है भी या नहीं है, या मैं भी इसको बरकरार बना के रखूँ, ठीक है, ये होता है। और बाकी इसमें ये कि अगर मान लीजिए कि अगर इन्होंने जो उच्च न्यायालय ने जो मुकदमे के लिए जो सुनाया, जो बात कही थी, वही सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, उसमें कुछ बदलाव नहीं करा, उस मुकदमे में जो सुनवाई हुई है उसमें कुछ बदलाव नहीं करा। अब आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप कहाँ जाओगे? तो अब क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जा सकते हो, पर लेकिन क्या करोगे आप उसमें अपील नहीं लगा सकते। आप क्या लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट पे आप याचिका लगाओगे। सुना होगा आपने याचिका शब्द, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, याचिका लगाते हैं। तो ये क्या, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप याचिका लगाते हैं। अब याचिका जो होती है वो भी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। पहली है आपकी पुनर्विचार याचिका और दूसरी है आपकी क्यूरेटिव। पुनर्विचार याचिका मतलब कि एक तरह से उनको कहा जाए कि आप फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दी है, जैसे निर्भया केस में क्या हुआ था, उनको सबको जो अपराधी थे फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसमें क्या है, वो पुनर्विचार कर सकते हैं कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए, क्योंकि किसी को फांसी देना कोई छोटी बात नहीं है, किसी की जान लेना एक तरह से बड़ी बात है। तो उसमें क्या, पर लेकिन वो अपराधी थे, उनकी ऐसों की तो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या है, पुनर्विचार याचिका लगा सकते हैं कि एक बार दोबारा से कर सकते हैं कि एक बार दोबारा आप सोच लीजिए कि हमें फांसी देनी ही देनी है। और दूसरी क्या है, क्यूरेटिव याचिका। मतलब क्यूरेटिव याचिका का मतलब है एक तरह से दया याचिका। ये किसके पास जाती है सारी याचिका? ये जाती है राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास। कि दया याचिका एक तरह से दया दिखा दे उन पे कि उनकी सजा दे दे, या फिर फांसी के अलावा कोई सी भी सजा दे दे, लेकिन फांसी ना दे। पर लेकिन क्या था, निर्भया केस में भी क्या था, दया याचिका लगाई थी उन लोगों ने जो अपराधी थे, लेकिन राष्ट्रपति ने भी क्या करा, मना कर दिया था कि नहीं, अब कोई दया याचिका कुछ नहीं लगेगा, अब फांसी की सजा तो दी जाएगी। तो क्या, जब राष्ट्रपति भी जब मना कर दे तब कुछ नहीं हो सकता। तब तो जो सुनवाई की गई है, जो न्याय किया गया वही माना जाएगा, वही एक तरह से पक्का हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या है, इसमें आप याचिका लगा सकते हैं, पर लेकिन किसको भेजेंगे याचिका? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति से ऊपर आप कुछ नहीं जा सकते, यहीं तक आपको अंतिम होता है कि अगर राष्ट्रपति तक तो बहुत दूर की बात होती है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कर दिया तो वो कर ही देता है, उसके बाद तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आगे राष्ट्रपति तक जाए, ठीक है। तो ये था आपका अपीली क्षेत्राधिकार। इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं, सलाहकारी। इसमें क्या क्या है, अब देख लेते हैं हम सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार क्या क्या है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या करता है, वो सलाह जो है मौलिक अधिकारों को, अपीली क्षेत्राधिकार, इन सब में तो सलाह दे ही सकता है। पर लेकिन क्या है कि वो जो जनहित के मामले जो हैं, जनता के प्रति या फिर कोई कानून के प्रति क्या है, उसमें भी सलाह दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को सलाह देगा। कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा सलाह राष्ट्रपति को, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब लेकिन इसमें एक बात और है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट जो है, इसको सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है। जैसे राष्ट्रपति ने सलाह मांगी होगी, तो अगर जो है सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को वो सलाह दे, कि अगर राष्ट्रपति ने जैसे किसी बात के लिए किसी भी कानून पे या किसी भी जनता के प्रति किसी भी बात पर कोई सलाह मांगी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, जरूरी नहीं है कि उस पर दबाव बनाया जाएगा कि नहीं आपको सलाह तो देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। इसी तरह से राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। किस तरीके से?
अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है राष्ट्रपति को, तो उसका ये नहीं है कि राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी कि सर्वोच्च न्यायालय है, बहुत बड़ा न्यायालय है, ये सबसे शक्तिशाली है, तो राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी। नहीं, इसमें भी राष्ट्रपति को भी छूट है कि उसकी मर्जी है वो माने तब ठीक, नहीं माने कोई बात नहीं। तो उसमें क्या, दोनों को छूट है। अब जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उसकी फिर क्या उपयोगिता है उसकी सलाह की? इसकी सलाह की दो उपयोगिताएं। क्या है? दो उपयोगिताएं। क्या है? पहली तो ये है कि सरकार को छूट है, सरकार को छूट कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं मानना चाहे तो कोई बात नहीं। वो जरूरी तो कहना कि नहीं तुम मेरी सलाह मानो, अब तो तुमने मुझसे सलाह ली है तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, ऐसा वो कुछ कह नहीं रहा। तो और दूसरा इसमें क्या है कि एक तरह से उनको जो है, अगर मान लीजिए कोई भी सलाह अगर मान भी ली तो क्या है, वो विधेयक में या भी कोई कानून में बदलाव कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है सही कह रहा है, उसकी बात कुछ लग रही है कि हाँ मानने लायक है, या फिर इसमें हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो सरकार क्या है, तो उस कोई भी कानून है या कुछ भी हो उसमें बदलाव कर सकती है। उसकी दो तरह की उपयोगिता है। तो इसमें क्या है, दोनों की बात कर रखी गई है। ऐसा नहीं है किसी एक को बांध दिया गया है, किसी एक पे दबाव डाल दिया गया है कि तुम्हें तो माननी पड़ेगी, या मैंने सलाह दी है तो मैं सलाह दे के ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। तो उसमें क्या है, दोनों को छूट है, दोनों की मर्जी। अगर तुम सलाह देना चाहते हो तो दो, नहीं मानना चाहते तो मत मानो, तो दोनों के पास है। लेकिन एक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, जो विदेशी मामले हैं उसमें सलाह देने के लिए बाध्य है। क्या है? सलाह देने के लिए सलाह बाध्य है कि सुप्रीम कोर्ट देगा। अगर राष्ट्रपति उससे कोई भी सलाह मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से, तो सर्वोच्च न्यायालय का उसमें फर्ज बनता है कि वो उसको सलाह दे, वो इसके लिए उसको टाल नहीं सकता। तो ये थे आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार। आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गए हो। मौलिक अधिकार, रेट संबंधी, अपीली क्षेत्र अधिकार, सलाहकारी, इसमें सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।